हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसे संक्षेप में हम एमएमआई के नाम से जानते हैं, उसके पहले चैप्टर में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो जो पहला चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है विषय परिचय या इंट्रोडक्शन का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सिलेबस पर जल्दी से एक नज़र डाल देते हैं तो डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ एरर्स, प्रिसीशन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, हिस्टेरिसिस, रिस्पॉन्स टाइम, रिपीटेबिलिटी, कैलिब्रेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, इंटरचेंजेबिलिटी और लास्ट में है स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आपके सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, शब्द के अर्थ को, भावार्थ को समझते हुए। हम नोट्स आपको जरूर बनाना है, कॉपी सामने रखना है, पेन रखना है। मैं जो जो परिभाषाएं बहुत सरल तरीके से बताता चलूंगा उनको आपको लिखते चलना है, ताकि साथ ही साथ में आपके नोट्स कंप्लीट होते जाए। तो हम पूरा एक एक करके अब पूरा एक ही वीडियो में एक चैप्टर फिनिश करेंगे, जैसा कि हम करते हैं। तो आइए जल्दी से शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेट्रोलॉजी की परिभाषा की, यानी डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी से तात्पर्य माइंड में बैठा लीजिए कि माप विज्ञान से है। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है? माप विज्ञान। इसको बैठा लीजिए माइंड में। अब हम छोटी छोटी परिभाषाएं देखते हैं जो आपको सभी नोटबुक में नोट कर लेनी है। तो मापन के वैज्ञानिक अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। पहली आप परिभाषा लिख सकते हैं, मापन के वैज्ञानिक अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। यानी मेट्रोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। क्या है बच्चों? मेट्रोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट। ये पहली परिभाषा हो गई। दूसरा, मापन और उसके अनुप्रयोगों का वैज्ञानिक अध्ययन ही मेट्रोलॉजी कहलाता है। ये दूसरा आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मापन और उसके अनुप्रयोगों का वैज्ञानिक अध्ययन ही मेट्रोलॉजी कहलाता है। तीसरा है, आप लिख सकते हैं, मेट्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक मात्राओं जैसे समय, द्रव्यमान, लंबाई, तापमान इत्यादि का मापन किया जाता है। अगला है बच्चों, मेट्रोलॉजी के अंदर ये याद रखने योग्य बात है कि मेट्रोलॉजी के अंतर्गत भौतिक मात्राओं के मापन के साथ साथ, यानी इसमें भौतिक मात्राएं जो ऊपर मैंने आपको बताई उनका मापन तो किया ही जाता है, उसके साथ साथ में मानक तकनीकों, उपकरणों तथा मानकों का भी विकास किया जाता है या मानकों का भी विकास सम्मिलित है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चों, और एक तरीके से मेट्रोलॉजी को परिभाषित कर सकते हैं कि मेट्रोलॉजी भौतिक माप करने की विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मापने के तरीकों, उपकरणों और मानकों का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य मापने के लिए सटीक तकनीकों और मानकों के विकास करना होता है। तो ये बच्चों इतने तरीके से मैंने मेट्रोलॉजी की परिभाषा बता दी, बहुत सरल तरीके से, और फिर उसमें और भी चीज़ें जोड़ करके मैंने थोड़ा बड़े लेवल पे बता दी। तो उसको आपको बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है, नोटबुक में नोट कर लेना है। तो मापन के वैज्ञानिक अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, या हम कह सकते हैं मापन और उसके अनुप्रयोगों का वैज्ञानिक अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। तीसरा, हम कह सकते हैं मेट्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक मात्राओं जैसे समय, द्रव्यमान, लंबाई, तापमान इत्यादि का मापन किया जाता है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि मेट्रोलॉजी के अंतर्गत भौतिक मात्राओं के मापन के साथ साथ क्या किया जाता है? मानक तकनीकों, उपकरणों तथा मानकों का भी विकास किया जाता है, या उसमें मानकों का भी विकास सम्मिलित होता है। इसके अलावा मेट्रोलॉजी भौतिक माप करने की विज्ञान की शाखा है। परिभाषित करने का एक और तरीका, भौतिक माप करने की विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मापने के तरीकों, उपकरणों और मानकों का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य मापने के सटीक तकनीकों और मानकों का विकास करना होता है। अब बात आते हैं किसी के साथ में मेट्रोलॉजी के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, यथार्थ एवं विश्वसनीय मापन को सुनिश्चित करना, जो कि परिभाषा में आपने देख लिया। यथार्थ मतलब एक्यूरेट, विश्वसनीय मतलब रिलायबल मापन को सुनिश्चित करना। दूसरा है सटीक मापन तकनीकों एवं मानकों का विकास करना। क्या करना बच्चों? सटीक मापन तकनीकों एवं मानकों यानी स्टैंडर्ड्स का विकास करना। तीसरा है मापने के उपकरणों का विकास करना जो विभिन्न उद्योगों और विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। चौथा है मापने की विधियों और उपकरणों के लिए वैश्विक मापन यानी विश्व लेवल के मानक विकसित करना।
क्या करना, मानक की मापने की विधियों और उपकरणों के लिए वैश्विक मानक विकसित करना। पांचवा है मापने की विधियों और उपकरणों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध करा देना। शिक्षण प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग उनको देना मापने की विधियों और उपकरणों के लिए। छठा है बच्चों, मापने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना। मापने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना। सातवां है नई मापने की विधियों और उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान करना यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। आठवां है मापने के लिए उपयुक्त टेस्टिंग लैब की व्यवस्था करना, ये भी इसी में सम्मिलित होता है। और नौवां है बच्चों मापने की विधियों, मानकों और उपकरणों के उपयोग का नियंत्रण और मानव संबंधित त्रुटियों का संशोधन करना, ये भी इसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से टोटल 9 हमने उद्देश्य देखे जो विभिन्न तरीके से लिखे गए हैं। उद्देश्य मेट्रोलॉजी के यथार्थ एवं विश्वसनीय मापन को सुनिश्चित करना, सटीक मापन तकनीकों एवं मानकों का विकास करना, मापने के उपकरणों का विकास करना जो विभिन्न उद्योगों और विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, मापने की विधियों और उपकरणों के लिए वैश्विक मानक विकसित करना। पांचवा है मापने की विधियों और उपकरणों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। और छठा है मापने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना। सातवां है नई मापने की विधियों और उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान करना। आठवां है मापने के लिए उपयुक्त टेस्टिंग लैब की व्यवस्था करना। और नौवां सबसे अंतिम पॉइंट है मापने की विधियों, मानकों और उपकरणों के उपयोग का नियंत्रण और मानव संबंधी त्रुटियों का संशोधन करना। अब बात आती है मापन के मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। तो मापन के जो मानक होते हैं वो ऐसे संदर्भ यानी रेफरेंस या फिर बेंचमार्क होते हैं जिनसे अन्य मापों की तुलना की जाती है। मापन के मानक क्या होते हैं, सरल तरीके से लिख लीजिए नोटबुक में। ये ऐसे संदर्भ यानी रेफरेंस या बेंचमार्क होते हैं जिनसे अन्य मापों की तुलना की जाती है। यानी स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, अन्य मापों की तुलना करते हैं, यानी ये रेफरेंस या फिर बेंचमार्क का काम करते हैं। अगला है बच्चों एक पॉइंट और याद रख लीजिए, ये मानक मापन हेतु संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट का काम करते हैं जिनसे अन्य मानक की, अन्य मापन की यानी मेजरमेंट की तुलना, सत्यापन एवं अंशांकन किया जाता है। तुलना मतलब कंपेयर करना, सत्यापन मतलब वेरीफाई करना और अंशांकन मतलब होता है कैलिब्रेट करना। ये हम आगे भी जट करके पढ़ेंगे। तो ये मानक क्या होते हैं, मापन हेतु संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट का काम करते हैं जिनसे अन्य मापन की तुलना की जा सकती है, सत्यापन किया जा सकता है एवं अंशांकन यानी कैलिब्रेशन किया जा सकता है। अब मापन के जो विभिन्न मानक होते हैं वो निम्नवत होते हैं, इसको माइंड में बैठा लीजिए। मापन के जो विभिन्न मानक कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राथमिक मानक होते हैं यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हम इनको बोलते हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं द्वितीयक मानक यानी कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तीसरे नंबर पर रेफरेंस मटेरियल्स यानी संदर्भ सामग्री होती है। चौथा मानक उपकरण होते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। और पांचवा होता है मानक प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो पहला अगर हम बात करें प्राथमिक मानक की यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की, तो ये सबसे सटीक और मौलिक मानक है जो सीधे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई यूनिट्स, जो एसआई यूनिट होती है आप सभी ने शुरू से ही आप पढ़ने लगते हैं, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा। तो ये जो प्राथमिक मानक होते हैं वो सटीक और मौलिक मानक होते हैं जो सीधे एसआई यूनिट से संबंध रखते हैं, यानी उसके लिए खोजे जा सकते हैं। सीधे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई के लिए खोजी जा सकते हैं। और ये द्वितीय मानकों के अंशांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी सेकेंडरी जो मानक होते हैं वो उनका जो कैलिब्रेशन है वो इन्हीं के आधार पर किया जाता है। तो प्राथमिक मानक कौन कौन से होते हैं, तो 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स होते हैं, आप सब जानते हैं। जैसे लंबाई के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, विद्युत प्रवाह के लिए या विद्युत धारा के लिए एम्पियर का, तापमान के लिए केल्विन का प्रयोग किया जाता है, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, चमकदार तीव्रता के लिए कैंडेला का प्रयोग किया जाता है। तो ये 7 एसआई जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो ये 7 होती हैं। लंबाई के लिए मीटर, किलो, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और चमकदार तीव्रता के लिए कैंडेला का प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं प्राथमिक मानक।
द्वितीयक मानक की बात करें सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, तो इन्हें प्राथमिक मानकों के विरुद्ध कैलिब्रेट किया जाता है। यानी जो प्राथमिक मानक होते हैं वो मूल मानक होते हैं। अब ये द्वितीय मानकों को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं, अंशांकन करते हैं? प्राथमिक मानकों से। तो ये इन्हें प्राथमिक मानकों के विरुद्ध कैलिब्रेट किया जाता है और प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों में कार्य मानकों के रूप में प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। तीसरा होता है बच्चों संदर्भ सामग्री यानी रेफरेंस मटेरियल्स। ये अच्छी तरह से परिभाषित गुणों और मूल्यों के साथ प्रमाणित सामग्री एक होती है रेफरेंस मटेरियल के रूप में, जिसको प्रयोग किया जाता है, जिनका उपयोग विश्लेषणात्मक तरीकों, उपकरणों और प्रक्रियाओं को मान्य करने के लिए किया जाता है। संदर्भ सामग्री या रेफरेंस मटेरियल्स क्या होते हैं? ये अच्छी तरह से परिभाषित गुणों और मूल्यों के साथ प्रमाणित सामग्री है जिनका उपयोग विश्लेषणात्मक तरीकों, उपकरणों और प्रक्रियाओं को मान्य करने के लिए किया जाता है। तो ये है संदर्भ सामग्री या रेफरेंस मटेरियल। इसके साथ में होते हैं मानक उपकरण यानी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये विशिष्ट भौतिक मात्राओं को मापने के लिए डिजाइन किए गए उपकरण हैं और माप के मानकों के विरुद्ध कैलिब्रेट किए जाते हैं। तो मानक उपकरण नाम से ही पता चल रहा है, यानी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ये विशिष्ट भौतिक मात्राओं को मापने के लिए डिजाइन किए गए उपकरण हैं जिन्हें हम मानक उपकरण कहते हैं। और ये माप के मानकों के विरुद्ध जो माप के मानक होते हैं उनसे इनको कैलिब्रेट किया जाता है या इनका अंशांकन किया जाता है। और सबसे लास्ट में पांचवा है मानक प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। तो ये विशिष्ट गुणों को मापने या परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मानकीकृत तरीके या फिर प्रोटोकॉल होते हैं। तो मानक प्रक्रिया क्या होती है या स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होती है? ये विशिष्ट गुणों को मापने या परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकीकृत तरीके या फिर इन्हीं को हम प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, जिनको हम मानक प्रक्रिया या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स कहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये टॉपिक भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है त्रुटियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एरर्स, और इसी में लिखा हुआ है कंट्रोलेबल एंड रैंडम एरर्स। यानी इसमें हमको दो प्रकार की त्रुटियों की बात करना है, एक कंट्रोलेबल एरर्स की और दूसरी रैंडम एरर्स की हमको बात करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रुटि या एरर होती क्या है। तो बच्चों मापित मान मतलब जो हम माप कर रहे हैं या जो हमने ज्ञात किया नाप करके, और वास्तविक मान, वास्तविक मतलब एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू जो है उसके अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। क्या होता है बच्चों? मापित मान मतलब जिसका मेजरमेंट हमने किया, और वास्तविक मान उसका जो है उसका जो अंतर है वो त्रुटि या एरर कहलाता है। तो अगर इसी को हम शब्दों में इस तरीके से लिख दे फॉर्मूले के रूप में, तो त्रुटि वगैरह बराबर होगा मापित मान यानी मेजर्ड वैल्यू और वास्तविक मान यानी कि ट्रू वैल्यू। अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यूज माइनस ट्रू वैल्यूज, यानी मापित मान तथा वास्तविक मान का अंतर ही क्या कहलाता है? त्रुटि। तो यदि उदाहरण के लिए आप देखें कि हम द्रव्यमान यदि नाप रहे हैं तो मापित द्रव्यमान सपोज करिए 4.9 kg है। मान लीजिए एक तुला का आपने प्रयोग किया तराजू का नापने के लिए, तो वास्तविक द्रव्यमान जो था वो 5 kg का था, लेकिन जब आपने उस तराजू से नापा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू थी, वेइंग मशीन थी, उससे नापा तो 4.9 kg आया। तो ये अंतर आया, वास्तविक या ट्रू वैल्यू तो वो तो 5 kg थी, लेकिन वो तराजू ने जो बताया वो 4.9 kg, यानी वो क्या है? एरर बता रहा है या शो उसमें एरर या त्रुटि आ रही है। तो वो त्रुटि कितनी होगी? त्रुटि बराबर होगी मापित द्रव्यमान या मापित मान जो है 4.9 और माइनस कर देंगे वास्तविक द्रव्यमान यानी 5, तो 0.1 kg। माइनस का मतलब ये साइन बता रहा है कि इतना कम बता रहा है। अगर इससे ज्यादा थोड़ा बताता, मान लीजिए 5.1 बताता, तो प्लस में आता 0.1 kg। तो इस प्रकार से त्रुटि उसने बताया कि 0.1 kg की इसमें त्रुटि है। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, सीधा सीधा इसको याद रख लेना है। त्रुटि बराबर मापित मान माइनस वास्तविक मान, या एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यूज माइनस ट्रू वैल्यूज। इसके द्वारा आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब त्रुटि मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है नियंत्रण योग्य त्रुटियां जिसे हम कंट्रोलेबल एरर्स कहते हैं, और दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटियां या रैंडम एरर्स जिसको हम कहते हैं। कौन कौन सी त्रुटियां? एक तो नियंत्रण योग्य त्रुटियां और दूसरी यादृच्छिक त्रुटियां या रैंडम एरर्स।
तो पहली अगर हम बात कर लेते हैं नियंत्रण योग्य त्रुटियां, जिनको कंट्रोलेबल एरर्स कहते हैं, तो इसी से शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी त्रुटियां जिनको मापन प्रक्रिया के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब उनको कंट्रोल करके या तो हम उनको कम कर सकते हैं या हम पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं, ऐसी त्रुटियां कंट्रोलेबल एरर्स कहलाती हैं, यानी ये मानव के कंट्रोल में होती हैं। तो मेट्रोलॉजी में नियंत्रणीय त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जिन्हें माप प्रक्रिया के दौरान उचित उपाय करके कम या समाप्त किया जा सकता है। जो बात मैंने आपसे बताई, तो कंट्रोलेबल एरर्स या नियंत्रण योग करने योग्य त्रुटियां ऐसी त्रुटियां हैं जिन्हें माप प्रक्रिया के दौरान उचित उपाय करके, हम ऐसे उपाय यदि अपनाएं तो उनको हम कम कर सकते हैं या फिर हम उनको समाप्त भी कर सकते हैं। तो ऐसी त्रुटियां जिन्हें माप प्रक्रिया के दौरान उचित उपाय करके कम या समाप्त किया जा सकता है, नियंत्रित करने योग्य त्रुटियां या कंट्रोलेबल एरर्स कहलाती हैं। ये त्रुटियां आमतौर पर दोषपूर्ण उपकरण यानी खराब उपकरण, यानी उपकरण खराब हो गया हो, अनुचित विधियों यानी गलत विधि का हम प्रयोग कर रहे हो मेथड का, और मानवीय कारकों यानी कि जो मेजरमेंट कर रहा है व्यक्ति उसकी गलतियों के कारण होती है। तो नियंत्रित करने योग्य जो त्रुटियां होती हैं वो व्यवस्थित त्रुटियां हैं, यानी सिस्टमेटिक एरर्स हैं, जिन्हें उचित अंशांकन यानी कि सही तरीके से कैलिब्रेशन के द्वारा, समायोजन यानी एडजस्टमेंट के द्वारा और माप स्थितियों के नियंत्रण के माध्यम से कम या समाप्त किया जा सकता है। तो जो नियंत्रित करने योग्य त्रुटियां हैं वो क्या है? सिस्टमेटिक एरर्स या व्यवस्थित त्रुटियां हैं, जिन्हें उचित अंशांकन, समायोजन और माप स्थितियों के नियंत्रण के माध्यम से कम या समाप्त किया जा सकता है। तो नियंत्रण त्रुटियों के कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे पहला है उपकरण त्रुटियां, बताया ना, खराब इंस्ट्रूमेंट एरर्स, मतलब खराब उपकरण के कारण उपकरण खराब हो गया, उसमें कोई खराबी आ गई हो तो ये त्रुटि आ जाती है, जिसे उपकरण त्रुटि कहेंगे। तो उपकरण को यदि हम ठीक कर ले तो ये त्रुटि को दूर कर सकते हैं। दूसरी होती है पर्यावरण त्रुटियां यानी एनवायरमेंटल एरर्स, इसको हम आगे अभी पढ़ रहे हैं। तीसरा है नमूनाकरण त्रुटियां यानी सैंपलिंग एरर्स। चौथा है मानवीय त्रुटियां यानी ह्यूमन एरर्स, और पांचवा है विधि त्रुटियां यानी कि मेथड एरर्स। तो इस प्रकार से छठवां है बच्चों व्यवस्थित त्रुटियां यानी सिस्टमेटिक एरर्स। तो टोटल 6 त्रुटियां हो गई। पहली है उपकरण त्रुटियां, जो मैंने अभी आपसे बात कर रहा था कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन त्रुटियों को मापने वाले उपकरणों को नियमित रूप से कैलिब्रेट करने और बनाए रखने से कम किया जा सकता है। यदि हम जो मापने वाला उपकरण है उसका नियमित रूप से उसको कैलिब्रेट करते रहे, उसको मेंटेन करते रहे, तो ये त्रुटियां कम कर सकते हैं। यानी उपकरण को हम ठीक कर ले तो ये उपकरण त्रुटियां दूर हो जाएंगी। तो सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उपकरण के किसी भी खराब या क्षतिग्रस्त हिस्से को बदला या मरम्मत किया जाना चाहिए। कोई पार्ट यदि खराब हो गया है, उसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसको बदल दें, उसकी मरम्मत कर दें, तो फिर ये त्रुटि को दूर किया जा सकता है। इसलिए कंट्रोलेबल एरर है। दूसरा है बच्चों पर्यावरण त्रुटियां यानी एनवायरमेंटल एरर्स। तो ये तापमान हो गया, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हो गई, वायु दाब यानी प्रेशर हो गया, एयर प्रेशर में परिवर्तन माप की सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं। ये जो पर्यावरणीय जो कारक हैं जैसे तापमान, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, वायु दाब, इसमें जो परिवर्तन होता है वो माप की सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं। तो माप वातावरण में तापमान, आर्द्रता और वायु दाब को नियंत्रित करके इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है। तो यदि हम ऐसी जगह पर जो एक्सपेरिमेंट है वो करें जहां तापमान का प्रभाव न पड़ रहा हो, ह्यूमिडिटी का और प्रेशर का प्रभाव न पड़ रहा हो, या उनको हम कंट्रोल कर ले, तो इन त्रुटियों को खत्म किया जा सकता है या इनको कम किया जा सकता है। तो और अगला है बच्चों नमूनाकरण त्रुटियां यानी सैंपलिंग एरर्स। यानी इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि सैंपल, जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए या मापन करने के लिए हम सैंपल लेते हैं यानी नमूना लेते हैं, तो वो नमूना अगर हम गलत ले लें जो कि पूरी उसकी जनसंख्या को वो ना करता हो, प्रदर्शित करता हो, तो वो उसकी वजह से नमूनाकरण त्रुटियां होती हैं। यानी गलत सैंपल लेने की वजह से जो त्रुटियां होती हैं वो सैंपलिंग एरर्स कहलाती हैं। तो इन त्रुटियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? सही नमूना लेकर के दूर कर सकते हैं। चौथा है बच्चों मानवीय त्रुटि यानी ह्यूमन एरर्स। तो मानवीय कारकों के कारण त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे कि उपकरण को गलत तरीके से पढ़ना, यानी जो मापन कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो यदि गलत तरीके से रीडिंग पढ़े, नमूने का अनुचित संचालन करे, गलत तरीके से उसको ऑपरेट करे या अनुचित तकनीक का प्रयोग करे, तो ये त्रुटियां होती हैं जिन्हें मानवीय त्रुटियां ह्यूमन एरर्स कहते हैं। तो ऑपरेटर को उचित प्रशिक्षण प्रदान करके, यानी जो मापन करने वाला व्यक्ति है या ऑपरेटर है उसको उचित प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग दे,
तो ये सुनिश्चित करके कि ऑपरेटर मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करता है, इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है। तो ऑपरेटर जो है मानक प्रक्रियाओं का पालन करने लगे, उसको उचित ट्रेनिंग दी जाए, इस तरीके की समझ पैदा की जाए तो इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है। तो ये चौथा हो गया मानवीय त्रुटियां। पांचवा है विधि त्रुटियां यानी मेथड एरर। तो नाम से पता चल रहा है कि जब गलत विधि का प्रयोग किया जाता है, मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो उसकी वजह से जो त्रुटि होती है वो उसको मेथड एरर्स या फिर विधि त्रुटियां कहती है। तो सही पद्धति का या सही विधि का चयन हम करें तो इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है। छठा है बच्चों व्यवस्थित त्रुटियां यानी सिस्टमैटिक एरर्स। तो एक ही दिशा में लगातार होने वाली त्रुटियों को अंशांकन डेटा के आधार पर सुधार कारकों को लागू करके तथा सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके कम किया जा सकता है। ये व्यवस्थित त्रुटियां या सिस्टमैटिक एरर्स कहलाती हैं। यानी एक ही दिशा में यदि लगातार त्रुटियां हो रही हैं तो अंशांकन डेटा यानी कैलिब्रेटेड डेटा के आधार पर हम सुधार करें, सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से छठों निपट गई हैं। अब दूसरा जो कैटेगरी थी त्रुटियों की वो थी यादृच्छिक त्रुटियां या इसको अंग्रेजी में कहते हैं रैंडम एरर्स। हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट से मैं जरूर कहूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्द जरूर नोट करके रखें। हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी का शब्द जरूर लिखें, उसको स्किप नहीं करना है किसी भी प्रकार से। तो रैंडम मतलब यादृच्छिक त्रुटियां, नाम से ही पता चल रहा है कि जो किसी भी तरीके से यादृच्छिक तरीके से आ जाए, रैंडम तरीके से आ जाए तो उसको कहते हैं यादृच्छिक या रैंडम एरर्स। तो मेट्रोलॉजी में यादृच्छिक त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो माप प्रक्रिया में संयोग या फिर यादृच्छिक उतार चढ़ाव के कारण होती हैं। तो ऐसी त्रुटियां कहलाती हैं रैंडम, मतलब संयोग से हो जाए, अचानक यादृच्छिक तरीके से किसी भी प्रकार से ऐसे हो जाए जो एक्सपेक्टेशंस ना हो, अप्रत्याशित तरीके से, तो उसको हम कहेंगे रैंडम एरर्स या यादृच्छिक त्रुटियां। तो यादृच्छिक त्रुटियां अप्रत्याशित और गैर व्यवस्थित यानी नॉन सिस्टमेटिक त्रुटियां होती हैं। इन त्रुटियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सांख्यिकीय विश्लेषण और उपयुक्त माप तकनीकों के उपयोग के माध्यम से इनको कम किया जा सकता है। यानी जैसे हम कई सारे मान निकाल करके उनका एवरेज निकाल दें तो काफी हद तक कम किया जा सकता है यदि इनका कहीं भी प्रभाव हो रहा हो। यादृच्छिक त्रुटियों के उदाहरण आप देखें जैसे पर्यावरणीय शोर, एनवायरमेंटल नॉइज, सिग्नल में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस इन द सिग्नल, ऑपरेटर त्रुटि, नमूना परिवर्तनशीलता यानी सैंपलिंग वेरिएबिलिटी, रैंडम ड्रिफ्ट और छठवां है वाद्य शोर यानी कि इंस्ट्रूमेंटल नॉइज। तो पहला यदि हम बात करें तो पर्यावरणीय शोर यानी एनवायरमेंटल नॉइज की, तो तापमान, आर्द्रता और वायु दाब में यादृच्छिक उतार चढ़ाव माप की सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं, जिस पर हो सकता है कि हमारा नियंत्रण ना हो। यदि तापमान अचानक से कम ज्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी अचानक से बढ़ जाती है, प्रेशर अचानक से घट बढ़ जाता है, तो ये यादृच्छिक, तो इनका सबसे अच्छा तरीका होता है यादृच्छिक त्रुटियों को दूर करने का कि बहुत सारी रीडिंग लेकर के, जो हम हमेशा करते हैं प्रैक्टिकल में, उनका औसत मान निकाल लिया जाता है, तो उससे काफी हद तक इनका प्रभाव कम हो जाता है। तो दूसरा है बच्चों सिग्नल में उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस इन द सिग्नल। तो इलेक्ट्रॉनिक माप में बाहरी शोर या मापने वाले उपकरण में अंतर्निहित शोर के कारण सिग्नल में उतार चढ़ाव ये यादृच्छिक त्रुटियां पैदा कर सकता है। तो ये भी यादृच्छिक त्रुटि है। कोई बाहर शोर हो रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक मापन हम कर रहे हो, या उसमें अंदर जो उपकरण है उसी में कोई अंतर्निहित शोर हो, तो उसके कारण सिग्नल में उतार चढ़ाव होना यादृच्छिक त्रुटियां पैदा कर सकता है। तीसरा है बच्चों ऑपरेटर त्रुटि, ऑपरेटर एरर। यहां तक कि उचित प्रशिक्षण और तकनीक के साथ ऑपरेटर अपने कार्यों में छोटे बदलावों के कारण अपने मापन में यादृच्छिक त्रुटियां पेश कर सकते हैं। मतलब भले ही जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ऑपरेटर है यदि हम उसको प्रशिक्षण दे दें तो वो जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, जो कंट्रोलेबल एरर्स है। लेकिन आप देखिए सब कुछ करने के बाद भी चूंकि मानव है तो वो कुछ ऐसी गलतियां यादृच्छिक तरीके से रैंडम भी उससे हो सकती हैं जो कि हो सकता है उसके नियंत्रण में ना हो। तो अपने कार्यों में छोटे बदलावों के कारण अपने मापन में यादृच्छिक त्रुटियां वो पेश कर सकते हैं। चौथा है नमूना परिवर्तनशीलता यानी सैंपलिंग वेरिएबिलिटी। तो मापे जा रहे नमूने में परिवर्तनशीलता यादृच्छिक त्रुटियों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए यदि एक नमूना विषम है तो विभिन्न स्थानों पर लिए गए मापों के मान थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, यानी नमूने में परिवर्तन भी इस तरीके की यादृच्छिक त्रुटियां पैदा कर सकता है।
पांचवा है बच्चों रैंडम ड्रिफ्ट। ये कहलाता है समय के साथ मापने वाले उपकरण यादृच्छिक बहाव का अनुभव कर सकते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, जिसके कारण मापा गया मान वास्तविक मान के आसपास यादृच्छिक रूप से यानी रैंडम रूप से भिन्न या अलग हो सकता है। अगला है बच्चों छठा वाद्य शोर यानी इंस्ट्रूमेंटल नॉइज। इंस्ट्रूमेंट का जो खुद का नॉइज होता है, जैसे वाद्य शोर हम कह रहे हैं, या उपकरण का जो शोर होता है, उसकी वजह से भी यादृच्छिक त्रुटियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से 6 ये पॉइंट्स हमने लिखे जिसमें हमने रैंडम एरर्स या यादृच्छिक त्रुटियों को देखा। अब ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कि मेट्रोलॉजी को समझने के लिए और विषय को अच्छे से समझने के लिए हमको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप रीडिंग सही तरीके से ले सकें। उनमें है, एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे, जिसमें सबसे पहला है बच्चों प्रिसीशन। ये देखिए अंग्रेजी में, फिर कह रहा हूं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी का शब्द ना देखें, अंग्रेजी का शब्द जरूर पढ़ें, उसका फिर अर्थ हिंदी में जरूर लिख लें, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं हिंदी में जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो अंग्रेजी का जो वास्तविक वर्ड है उसके आधार पर परिभाषा लिखिए, उसके आधार पर समझने का कार्य करिए। प्रिसीशन प्रिसाइज से बना है, प्रिसीशन इसको कहते हैं, हिंदी में इसको सटीकता लिखते हैं। कई कई जगह इसी को शब्द को यथार्थता लिखते हैं, लेकिन आगे एक्यूरेसी है उसको भी यथार्थता लिखा जाता है। इसीलिए कहता हूं बच्चों की कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए अंग्रेजी के शब्द को समझ करके पढ़ो। तो मापन में प्रिसीशन से तात्पर्य है सहीपन की कोटि यानी डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। क्या है बच्चों, ये शब्द माइंड में बैठा लीजिए। प्रिसीशन या सटीकता का क्या मतलब है, सहीपन की कोटि यानी डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, अथवा हम इसको कह सकते हैं स्थिरता की कोटि यानी डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। ये दो शब्द बिल्कुल सिंपल से फ्रेज हैं, इनको माइंड में बैठा लीजिए। जब भी प्रिसीशन की बात हो आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, यानी प्रिसीशन क्या है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, या फिर आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता की कोटि या सहीपन की कोटि ही क्या कहलाता है, मापन में प्रिसीशन कहलाता है या सटीकता कहलाता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि कोई उपकरण एक ही मात्रा को बार बार मापने पर समान परिणाम देता है तो उस माप को हम सटीक यानी प्रिसाइज मानते हैं। मान लीजिए एक ही कोई मात्रा है, कोई हमको ऑब्जेक्ट दे दिया गया, उसको हम उसी उपकरण से बार बार, एक बार नापा, 2 बार नापा, तो वो बिल्कुल लगभग समान अगर उसका रिजल्ट दे रहा है, रीडिंग दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सटीक वैल्यू है, सटीक रीडिंग है या प्रिसाइज है। ठीक है बच्चों, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सटीकता या प्रिसीशन मापन उपकरण का एक गुण है जिसमें वह एक ही मात्रा को बार बार मापने पर समान परिणाम उत्पन्न करता है। ये देखिए, इसको बिल्कुल लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि सटीकता या प्रिसीशन मापन उपकरण का क्या है, एक गुण है जिसमें वह एक ही मात्रा को बार बार मापने पर समान परिणाम उत्पन्न करता है। यानी एक आप पेंसिल लें और उससे आप बार बार इंस्ट्रूमेंट लेकर के उसकी लंबाई को नापें, आप एक बार नापें, 2 बार नापें, 3 बार, तो बार बार वो वही मान लीजिए रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रिसीशन, उसमें प्रिसीशन या सटीकता का गुण है, और जो वैल्यू या रीडिंग है वो सटीक है यानी प्रिसाइज है। एक उदाहरण में फिर जो अभी आपको बताया उसको मैं फिर दिखा देता हूं कि यदि एक वस्तु की लंबाई को मापने के लिए मान लीजिए एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर आपने लिया, ठीक है बच्चों, कई बार माप लेने पर प्रत्येक माप, जितनी माप आपने ली, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 बार किया, तो प्रत्येक माप बिल्कुल या तो समान है या फिर एक दूसरे के 0.1 मिलीमीटर का अंतर है, मान लीजिए सपोज करिए भीतर आता है, तो माप को हम सटीक मान सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि माप में प्रत्येक बार जो माप ली उसमें 2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक का अंतर आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये माप सटीक नहीं है और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, प्रिसाइज नहीं है, यानी इसमें सटीकता का गुण या प्रिसीशन का गुण नहीं है। तो बच्चों ये उदाहरण के द्वारा आप समझ गए, बिल्कुल इसको यहाँ से शुरू से फिर समझ लीजिए। बिल्कुल कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभी परिभाषा हम कर रहे हैं, जैसे प्रिसीशन के बाद एक्यूरेसी आएगा, जो आपस में कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं, तो अच्छे से समझना जरूरी है। प्रिसीशन या सटीकता क्या है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस या डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी को हम सटीकता या प्रिसीशन कहते हैं। यदि कोई उपकरण एक ही मात्रा को बार बार मापने पर समान परिणाम दे या समान रीडिंग उत्पन्न करे तो हम उसको सटीक या प्रिसाइज मानते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सटीकता मापन उपकरण का एक गुण है जिसमें वह एक ही मात्रा को बार बार मापने पर समान परिणाम उत्पन्न करता है। उदाहरण भी दे दिया कि आप मान लीजिए डिजिटल वर्नियर कैलिपर ले लीजिए, उससे किसी वस्तु की लंबाई को नापिए बार बार, कोई एक वस्तु ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो एक बार नापे तो जो मान आया दूसरी बार जब आप नापेंगे तो भी वही मान आना चाहिए।
आना चाहिए कि नहीं। लेकिन कई बार उपकरण क्या होता है, यदि प्रिसाइज नहीं होगा, उसमें प्रिसीशन का गुण नहीं होगा, तो वो हर बार वही उसी को नापने पर हो सकता है अलग अलग बताने लगे। तो आप कह सकते हैं कि ये उपकरण प्रिसाइज नहीं है या इसमें सटीकता का गुण नहीं है। और यदि समान बता रहा है हर बार नापने पर, और या फिर एक दूसरे से मान लीजिए बहुत कम अंतर आ रहा है, सपोज करिए 0.1 का ही आ गया, तो उसको फिर भी आप कह सकते हैं कि चलो ये सटीक है या प्रिसाइज है। लेकिन बहुत अंतर आ रहा है, पता चले 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर तक का, तो आप कह सकते हैं कि ये माप क्या है, सटीक नहीं है। अगला है बच्चों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हिंदी में कहते हैं यथार्थता, या इसी को कहते हैं परिशुद्धता। कई जगह जब गूगल में आप सर्च करोगे, डिक्शनरी में देखोगे, तो प्रिसीशन में भी यथार्थता लिखा होगा, एक्यूरेसी का भी अर्थ देखोगे तो यथार्थता लिखा आएगा। लेकिन इनमें विभेद करने के लिए मैंने आपसे बता दिया, प्रिसीशन मीन्स आप समझ लीजिए सटीकता, एक्यूरेसी मतलब यथार्थता, और उसी को परिशुद्धता भी कहते हैं। तो माप में यथार्थता से तात्पर्य है कि मापित मान, यानी जो आप मापन कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू आ रही है वो वास्तविक मान के कितने करीब है। मान लीजिए आप वास्तविक मान की किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 mm है, आपने नापी और वो 5 mm आ गई, इसका मतलब है कि जो आपकी रीडिंग है, परिणाम है, वो एक्यूरेट है, यथार्थ है और परिशुद्ध है। बात आपको समझ आ रही है। तो ये माप में यथार्थता से तात्पर्य, या एक्यूरेसी से तात्पर्य है कि मापित मान वास्तविक मान के कितने करीब है। हम कहते हैं एग्जैक्ट ना है, मान लीजिए 5 उसका वास्तविक मान है, तो उससे थोड़ा कम आ जाए, 4.9 आ जाए, 5.1 आ जाए, तो भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्यूरेट है, यानी वास्तविक मान के लगभग करीब करीब है। या थोड़ा थोड़ा 0.01 का अंतर आ जाए तो भी आप उसको यथार्थ या परिशुद्ध या फिर एक्यूरेट मान सकते हैं। तो यथार्थता क्या है, मापन उपकरण का वह गुण है जिससे पता चलता है कि वास्तविक मान के अनुरूप कितना सही परिणाम देने में सक्षम है। यानी यथार्थता क्या है, एक्यूरेसी, मापन उपकरण का वह गुण है जिससे पता चलता है कि वह मतलब उपकरण वास्तविक मान के अनुरूप कितना सही परिणाम देने में सक्षम है। यानी ये क्या हो गया, एक्यूरेसी, यानी जिसे हम कह रहे हैं यथार्थता या परिशुद्धता, यानी वास्तविक या सही मान के अनुरूप को कितना क्लोज वैल्यू दे रहा है, यानी उससे रिजल्ट कितना क्लोज है। अगर बहुत ज़्यादा अंतर है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है या फिर उपकरण में एक्यूरेसी का गुण नहीं है। अब एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, यदि किसी वस्तु के वजन को मापने के लिए एक डिजिटल तराजू का मान लीजिए इस्तेमाल किया, ये वेइंग मशीन का, और वस्तु का वास्तविक वजन मान लीजिए 1.5 किलो, आपको पहले से पता है 1.5 kg है। तो यदि डिजिटल तराजू 1.49 किलोग्राम और 1.51 किलोग्राम के बीच रीडिंग देता है, तो हम कह सकते हैं कि मान यथार्थ या परिशुद्ध है। मतलब एक रेंज उसके आसपास रीडिंग दे रहा है, 1.5 ये तो एग्जैक्ट दे रहा है, तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती है कि 1.5 kg बता रहा है, तो वो बिल्कुल वो क्या है, एक्यूरेट है, यानी यथार्थ या परिशुद्ध है। लेकिन उसके थोड़ा बहुत डेविएशन भी हो रहा है, मान लीजिए 1.49 का से लेकर के 1.51 था, तो भी आप कह सकते हैं कि चलो एक्यूरेट यानी यथार्थ या परिशुद्ध है। लेकिन पता चले कि वहीं दूसरी तरफ यदि वह 1.3 किलोग्राम या 1.7 किलोग्राम की रीडिंग दे रहा है, 1.5 उसका है वास्तविक वजन है, और दे कितना रहा है 1.3 या 1.7 किलोग्राम, तो आप कह सकते हैं कि मान यथार्थ या परिशुद्ध नहीं है। तो अगर डिजिटल तुला को तौल के देखना हो तो पहले से मापा गया वजन आप रख के उस पर देख लीजिए, बिल्कुल सही बता रहा है या उसमें कितना अंतर बता रहा है, वो उसको देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। अगला है बच्चों सुग्राहिता या संवेदनशीलता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मूल शब्द है, इसको हिंदी में अर्थ हम बता रहे हैं कि सुग्राहिता कहेंगे या संवेदनशीलता। तो इसको नाम से पता चल रहा है कि अगर किसी जो मापी जाने वाली राशि उसमें सूक्ष्म परिवर्तन होता है, तो वो जो उपकरण है कितना सुग्राही है उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, वो उसकी सुग्राहिता या संवेदनशीलता कहलाती है, यानी सेंसिटिविटी कहलाती है। तो किसी मापन उपकरण का वह गुण जिसमें वह मापी जाने वाली मात्रा में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन का भी पता लगा लेता है, यानी सूक्ष्म परिवर्तन भी आप कर देंगे तो उसको भांप लेगा और रीडिंग के द्वारा दिखा देगा। और वहीं कहीं होगा, जैसे मान लीजिए एक तराजू रखी है, तो मान लीजिए उसमें आपने 5 किलो उसमें वजन आपने तौल दिया, उसमें आप 10 ग्राम और रखते हैं, तो हो सकता है वो 10 ग्राम को ना बताए, वो 5 ही किलो रीडिंग बताए। तो अगर वो 5 ही किलो बता रहा है जबकि 5 किलो आपने और रख दिया या उससे हटा लिया, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, सुग्राही नहीं, यानी सूक्ष्म परिवर्तनों को वो नहीं बता पा रहा है, उसको सेंस नहीं कर पा रहा है।
ठीक है। लेकिन अगर पता चले 5 केजी आपने किसी तराजू में आप तौल रहे हैं और आपने 5 ग्राम या 10 ग्राम उसमें कुछ डाला, उसमें ऐड किया या उससे निकाला, वो तुरंत उसने बता दिया कि 5 ग्राम कम हो गया या 10 ग्राम कम हो गया, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट सुग्राही है, उसमें सुग्राहिता का गुण है, संवेदनशील है, जैसे ही परिवर्तन होता है तुरंत उसको भांप ले रहा है। तो सुग्राहिता से तात्पर्य क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, यानी रिस्पॉन्स करने का उसका जो कोटि है उसको हम कहते हैं सुग्राहिता। तो मापन में सुग्राहिता मात्रा में परिवर्तन के लिए मापने वाले उपकरण की संवेदनशीलता की डिग्री को प्रदर्शित करती है। मात्रा में, मापन में सुग्राहिता क्या है, मात्रा में परिवर्तन के लिए, मात्रा जो उसमें परिवर्तन करें सूक्ष्म लेवल पे, तो उसमें मापने वाले उपकरण को ही संवेदनशीलता की डिग्री को प्रदर्शित करती है। वो कितना संवेदनशील है, सूक्ष्म परिवर्तन भी होता है तो उसको पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। अब उदाहरण के लिए एक देख लें, एक अत्यधिक सुग्राही उपकरण माप में छोटे बदलावों का भी पता लगा सकता है। यदि कोई सुग्राही उपकरण है तो माप में छोटे बदलावों या परिवर्तनों का पता लगा सकता है, जबकि एक कम सुग्राही उपकरण छोटे बदलावों का पता लगाने में सक्षम नहीं होता है और माप को निकटतम पूर्ण संख्या में प्रदर्शित कर सकता है। यानी पॉइंट के बाद पता चले कुछ परिवर्तन हो रहा है तो हो सकता है उसको ना बता पाए, सीधे पूर्णांक बताए, यानी 5 केजी अगर है और हो सकता है उससे थोड़ा कम है तो भी वो 5 केजी बताए, 5 केजी से थोड़ा सा ज्यादा भी है तो भी हो सकता है 5 केजी बताए, तो वो क्या है, इसका मतलब सुग्राही नहीं है। लेकिन अगर वो सुग्राही है, ये गुण उसके अंतर्गत है सुग्राहिता का, सेंसिटिविटी का, तो थोड़ा भी परिवर्तन आप करेंगे, कम ज्यादा करेंगे किसी भी मात्रा को जो आप मापन कर रहे हैं, तो वो तुरंत उसको पकड़ लेगा, उसको सेंस कर लेगा, तो उसको हम कहेंगे कि उसमें सुग्राहिता का गुण है या वो उपकरण सुग्राही है। अगला है शैथिल्य या हिस्टेरिसिस। तो माप में हिस्टेरिसिस से तात्पर्य ऐसी घटना से है जिसमें मापित मान परिवर्तन की दिशा पर निर्भर करता है। परिवर्तन की दिशा का मतलब पहले हम किसी चीज को ठंडा करें और फिर उसका रिवर्स कर दें, उसको उसी तरह से गर्म करने लगे, तो दिशा परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो माप में जो हिस्टेरिसिस से तात्पर्य क्या है, ऐसी घटना से है जिसमें मापित जो मान होता है वो परिवर्तन की दिशा पर निर्भर करता है। इसको नोट कर लीजिए। अब एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि यदि कोई सेंसर, मतलब जिससे तापमान हम नाप रहे हैं, तो यह उसी तापमान के लिए अलग अलग मान उत्पन्न कर सकता है जब यह ठंडा होने की तुलना में गर्म हो रहा हो। तो एक बार ठंडा और करें, एक बार गर्म करने, तो हो सकता है वो उसको अलग अलग तरीके से उसकी रीडिंग को बताने लग जाए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब डायरेक्शन बदल रही है। जब तापमान आप बढ़ा रहे हैं या तापमान आप घटा रहे हैं, तो इसके आधार पर सेंसर अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। तो इस गुण को कहते हैं हिस्टेरिसिस या शैथिल्य। तो आपने समझ लिया कि यदि कोई सेंसर है, तापमान को माप रहा है, तो ये उसी सेम तापमान के लिए अलग अलग मान उत्पन्न कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको गर्म ठंडे से गर्म कर रहे हैं या गर्म से आप उसको ठंडा कर रहे हैं। तो ये उसका सेंसर चूंकि तापमान घटने या बढ़ने के आधार पर अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसलिए इस रीडिंग में भी फर्क आ जाता है। तो इसको बच्चों कहते हैं हिस्टेरिसिस। अब ये हिस्टेरिसिस कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कि घर्षण यानी फ्रिक्शन, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट और भौतिक गुण। तो ये तापमान और आर्द्रता जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों से भी प्रभावित हो सकता है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो सकता है, ये हिस्टेरिसिस या फिर शैथिल्य का गुण आता है। अगला है बच्चों प्रतिक्रिया समय, यानी कि कहते हैं अंग्रेजी में रिस्पॉन्स टाइम। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको समझ लीजिए। मापी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप मापन उपकरण को एक स्थिर और सटीक रीडिंग तक पहुंचने में लगने वाले समय को प्रतिक्रिया समय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ नाप रहे हैं किसी चीज को, तो वो जो उपकरण है वो कितनी देर में सही और सटीक रीडिंग यानी स्टेबल हो पाता है, इसको समझना जरूरी है। तो उसमें कितना समय लेता है बिल्कुल स्टेबल रीडिंग देने में, वो कहते हैं उसको रिस्पॉन्स टाइम यानी प्रतिक्रिया समय। एक सिंपल सा आप उदाहरण समझ लीजिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि तापमान सेंसर को गर्म वातावरण में रखा जाता है तो सेंसर को पर्यावरण के वास्तविक तापमान तक पहुंचने और सटीक रीडिंग देने में कुछ समय लग सकता है। तो सेंसर की प्रतिक्रिया में इस देरी को ही हम प्रतिक्रिया समय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि जैसे हम थर्मामीटर से
तापमान नापते हैं, जब हमको बुखार आता है तो हम मुंह में मान लीजिए रखते हैं उसको थर्मामीटर को, तो वो कुछ समय लेता है, धीरे धीरे उसको रीडिंग को देखता रहता है, चलता रहता है। मान लीजिए डिजिटल वाला है तो धीरे धीरे, तो वो समय जो ले रहा है वही उसका क्या है, प्रतिक्रिया समय है। तो एक जो उपकरण मान लीजिए दूसरी कंपनी का है तो हो सकता है आप तुरंत लगाएं, वो तुरंत रीडिंग दे दे। एक दूसरी कंपनी का आप थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल वाला, वो हो सकता है लगा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, तो उसका प्रतिक्रिया समय, रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है। तो आप समझ गए, परिवर्तन करने का मतलब निकाल के आप दोबारा लगाओगे तो फिर वो रीडिंग को पढ़ रहा है, यानी तापमान को माप रहा है, नाप रहा है। या दूसरे व्यक्ति को मान लीजिए यूज किया तो उसको फिर समय ले रहा है, उसको पकड़ने में, पढ़ने में, रीडिंग बताने में, रीडिंग को स्टेबल करने में। तो ये कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम या फिर प्रतिक्रिया समय। तो आप समझ गए, बिल्कुल इसको समझ गए होंगे कि मापी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन के बदले, यदि मापी जाने वाली मात्रा उसमें थोड़ा परिवर्तन हो, टेम्परेचर ही मान लीजिए कम ज़्यादा हो जाए, थर्मामीटर से नाप रहे हो, तो मापन उपकरण को एक स्थिर और सटीक रीडिंग देने में यानी वो थोड़ा टाइम लेता है। तो अगर कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम अधिक है, यदि कम समय में उसको बता दे रहा है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया, तो ये प्रतिक्रिया समय है। तो उपकरण को एक स्थिर और सटीक रीडिंग तक पहुंचने में लगने वाले समय को ही प्रतिक्रिया समय या रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। जो मैंने आपको बताया, तापमान सेंसर का ले लीजिए, गर्म वातावरण में रखा है तो धीरे धीरे वो मापेगा, वातावरण गर्म हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो स्टेबल रीडिंग पहुंचने में, सटीक रीडिंग पहुंचने में उसको समय लग सकता है। तो जितना ज़्यादा समय लगेगा हम कहेंगे कि ये रिस्पॉन्स टाइम इसका बहुत ज़्यादा है, और जल्दी बता देता है तो हम कहेंगे रिस्पॉन्स टाइम इसका कम है। अगला है बच्चों दोहराव या पुनरावर्तनीयता यानी रिपीटेबिलिटी। ये शब्द है, इसको याद रखिए, रिपीटेबिलिटी। रिपीट मतलब पुनरावृत्ति किसी चीज की करना, किसी चीज को दोहराना। दोहराव एक ही ऑपरेटर द्वारा समान परिस्थितियों में, देखिएगा एक ही ऑपरेटर यानी एक ही व्यक्ति रीडिंग ले, समान परिस्थितियां हो और उपकरण भी एक हो, का उपयोग करके किए गए मापों की स्थिरता को प्रदर्शित करता है। दोहराव या जो आपका रिपीटेबिलिटी है वो क्या है, दोहराव एक ही ऑपरेटर द्वारा समान परिस्थितियों में एक ही उपकरण का उपयोग करके किए गए मापों की स्थिरता या स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। अब ये उदाहरण बहुत है, इसको समझिएगा जरा। यदि हम एक रूलर का उपयोग करके पेंसिल की लंबाई को 5 बार मापते हैं, एक उदाहरण सिंपल सा समझ लीजिए। आपने रूलर लिया, पेंसिल लिया, आपने नापा, एक बार आप ही नाप रहे हैं, आपने 15.2 सेंटीमीटर नापा, दूसरी बार आपको लगा कि ये 15.3 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, आपने लिख लिया। तीसरी बार आपको लगा कि नहीं ये तो 15.1 सेंटीमीटर है, चौथी बार आपने देखा कि ये तो 15.2 ही था, यानी दोबारा आपने वही है, फिर आपने 5वीं बार किया तो 15.3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपने एक बार में उसको 5 रीडिंग आपने निकाली, 5 बार नाप के देखा तो एक सेट आ गया रीडिंग का, ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आप वही है, रूलर वही है, सब कुछ वही है, परिस्थितियां वही है, फिर उसी रूलर और ऑपरेटर से माप को फिर से दोहराते हैं और नया 5 सेट प्राप्त करते हैं। फिर देखते हैं कि उन दोनों सेटों में क्या अंतर है। एक सेट रीडिंग ये हो गई, अब आपसे कहा जाए कि आप एक सेट रीडिंग और निकालो और उसमें देखो, फिर दोनों सेट रीडिंग में देखते हैं क्या अंतर है। आपने दूसरा सेट शुरू किया नापना, फिर आपने नापा तो 15.2 सेंटीमीटर पहली बार में, दूसरी बार में 15.3, तीसरे में 15.1, चौथे में 15.2 और 5वें में आया 15.3 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, ऑपरेटर सेम था यानी आप सेम, जो रूलर यानी उपकरण जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वो भी सेम, तीसरा जो परिस्थितियां हैं जिनमें प्रैक्टिकल किया जा रहा है, मापन किया जा रहा है वो भी सेम। तो ये तीनों चीजें सेम होने पर जो सेट ऑफ रीडिंग थी यानी जो रीडिंग का एक सेट था, प्रैक्टिकल रीडिंग का एक सेट जो आ रहा था वो दोबारा उसी व्यक्ति के द्वारा उसी समान परिस्थितियों में समान उपकरण द्वारा नापने पर सेम आता है, तो हम कहेंगे कि इसमें दोहराव या पुनरावर्तनीयता यानी रिपीटेबिलिटी है। देखिए बिल्कुल सेम आया, दूसरी बार भी जब नापा तो 15.2 आया, फिर 15.3, फिर 15.1, फिर 15.2 और फिर 15.3। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट ऑफ रीडिंग्स थी, पहला सेट था वो जो उसमें रीडिंग थी 5 बार, वही दूसरे सेट में भी सेम 5 बार आई, जबकि वही व्यक्ति ऑपरेटर सेम था और जो परिस्थितियां सेम थी और इंस्ट्रूमेंट सेम था। तो ये गुण अगर सेम बिल्कुल सेट आता है दोनों बार में तो वो उसको हम कहेंगे दोहराव या रिपीटेबिलिटी या पुनरावर्तनीयता। तो इस तरीके से आप इसको अब जरूर समझ गए होंगे, उदाहरण जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि समझाने में आसानी रहे। अब बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, पद है कैलिब्रेशन या इसको अंशांकन कहते हैं हिंदी में। तो अंशांकन में किसी माप उपकरण की
यथार्थता यानी एक्यूरेसी एवं सटीकता यानी प्रिसीशन को किसी ज्ञात मानक से तुलना करके सत्यापित एवं समायोजित किया जाता है। सत्यापित मतलब वेरीफाइड, समायोजित मतलब एडजस्ट करना। तो ये बच्चों अंशांकन क्या है, किसी माप उपकरण की यानी जो कोई मापन करने वाला कोई उपकरण है तो उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीशन को, ये दो शब्द जरूर याद रखिएगा, किसी माप उपकरण की यथार्थता यानी एक्यूरेसी एवं सटीकता यानी प्रिसीशन को क्या करते हैं हम, किसी ज्ञात मानक से तुलना करते हैं और उसको सत्यापित यानी वेरीफाइड और एडजस्ट करते हैं। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को अंशांकन या कैलिब्रेशन हम इसको बोलते हैं। तो अंशांकन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि माप उपकरण सटीक और विश्वसनीय परिणाम दे रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हमको कैसे हम इसको कंफर्म कर सकते हैं, जब हम उसको मानक के जैसा तुलना करके हम उसको सेट कर लें तभी तो हम कह पाएंगे। तो अंशांकन का जो उद्देश्य होता है ये सुनिश्चित करना होता है कि जो माप उपकरण है वो यथार्थ, सटीक और विश्वसनीय परिणाम दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है। तो ये अंशांकन के दौरान क्या करते हैं, माप उपकरण या माप प्रणाली को, माप उपकरण कह लीजिए, पूरा उसको माप सिस्टम कह लीजिए, प्रणाली को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत परीक्षणों से गुजारा जाता है एक तरीके से कहिए। फिर संदर्भ मानक से प्राप्त मापों की तुलना तब माप प्रणाली से प्राप्त मापों से की जाती है जिन्हें कैलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर अगर कोई विसंगति या अंतर आ रही है तो उसको नोट करके और उसको ठीक कर लिया जाता है। तो कैलिब्रेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी माप उपकरण है या माप प्रणाली है उसको हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक जो बने हैं उसके परीक्षणों से गुजारते हैं और फिर उसमें देखते हैं उससे क्या माप निकल के आ रही है और उसमें फिर उसके हम मापों की तुलना करते हैं। पहले जो निकल के आ रही थी और जो मानक जो रेफरेंस हम ले रहे हैं उससे निकली माप की दोनों की तुलना करके देखते हैं और अगर कोई अंतर आ रहा है तो उसको नोट कर लेते हैं और देखते हैं भाई अंतर इसमें ये आ रहा है, तो अंतर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जो मानक है उसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उसके जो परिणाम है वो यथार्थ यानी एक्यूरेट या फिर आप प्रिसाइज, और हम कहने चाहिए कि उसको रिलायबल यानी कि विश्वसनीय है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम अंशांकन के दौरान माप उपकरण या माप प्रणाली को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत परीक्षणों से गुजारते हैं। फिर संदर्भ मानक यानी रेफरेंस जो स्टैंडर्ड है उससे प्राप्त मापों की तुलना माप प्रणाली से प्राप्त मापों से की जाती है, यानी दोनों की स्टैंडर्ड की और जो माप प्रणाली उसकी दोनों की तुलना करते हैं रीडिंग की, और फिर जिन्हें कैलिब्रेट किया जा रहा है उसकी, और किसी भी विसंगति यानी जो अंतर है त्रुटि है उसको नोट कर लेते हैं और फिर हम उसको ठीक करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कैलिब्रेशन। तो माप में किसी भी त्रुटि को कम करने के लिए अंशांकन प्रक्रिया में आमतौर पर माप प्रणाली में समायोजन यानी एडजस्टमेंट करते हैं कि भाई ये त्रुटि या अंतर किस वजह से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंगों में हम एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं। तो यह समायोजन सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में हो सकता है, यांत्रिक घटकों में हो सकता है या उसके सॉफ्टवेयर में हो सकता है, जिससे माप प्रणाली से यथार्थ एवं सटीक परिणाम प्राप्त हो सके। तो हम क्या करते हैं कैलिब्रेशन में, हमको पता चल गया कि इसमें त्रुटि या अंतर आ रहा है या कोई विसंगति आ रही है, तो हम फिर उसको समायोजन करते हैं उस मापन प्रणाली का या मापन सिस्टम का उसके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में, यांत्रिक घटक में या फिर सॉफ्टवेयर में, जिससे कि उससे हमको यथार्थ एवं सटीक परिणाम प्राप्त हो सकें। तो एक माप प्रणाली जो कैलिब्रेटेड नहीं है, यदि आप बिना कैलिब्रेशन के कोई मापन उपकरण या मापन प्रणाली यूज करेंगे तो उससे गलत या असंगत परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे त्रुटियां और गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। इसलिए हमेशा कैलिब्रेटेड उपकरण ही प्रयोग में लाए जाते हैं। लैब में आपने देखा होगा उसमें ओके टेस्टेड या कैलिब्रेटेड ओके लिखा होगा, तभी उसको जानिए कि ये कैलिब्रेटेड कर दिया गया है, मानक से तुलना करके इसको देख करके एडजस्ट कर दिया गया है, सेटिंग ठीक कर दी गई है और ये अब सही परिणाम देगा। और यदि आपने कैलिब्रेट नहीं किया है तो वो गलत और असंगत परिणाम उत्पन्न करेगा और उससे त्रुटियां और गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो अंशांकन आमतौर पर प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा या विशेष अंशांकन प्रयोगशालाओं में किया जाता है, यानी कैलिब्रेशन लैब्स होती हैं वहाँ करते हैं, और ये इसको काम को करने के लिए प्रशिक्षित वो प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी होते हैं और वो उसको संपन्न कराते हैं। तो अंशांकन प्रक्रिया और परिणाम अंशांकन प्रमाण पत्र या रिपोर्ट में लिखे होते हैं। तो ये सब जब अंशांकन प्रक्रिया यानी कैलिब्रेशन हो जाता है तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है या रिपोर्ट दी जाती है, उसमें सब चीज़
चीज़ लिखी जाती है कि इसको कैलिब्रेट किया गया, इसको मानक के साथ मिलान किया गया, जो त्रुटियां विसंगतियां थी उसको दूर किया गया और वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ भाई ये कैलिब्रेटेड है और अब ये जो परिणाम देगा, जो रीडिंग देगा वो सटीक और विश्वसनीय देगा और उसके लिए इसको सत्यापित और समायोजित कर दिया गया है। तो अंशांकन प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण देता है कि माप प्रणाली को सटीक और विश्वसनीय परिणाम देने के लिए सत्यापित और समायोजित कर दिया गया है। अब अगला टॉपिक है बच्चों माप की अनिश्चितता। वही परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि माप में यदि कोई अनिश्चितता, संशय हो तो उसको हम कहेंगे माप की अनिश्चितता। तो मेट्रोलॉजी में माप की अनिश्चितता त्रुटि और परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों के कारण माप के परिणामों में संदेह या विश्वास की कमी को दर्शाता है। तो किसी भी कारण से जैसे त्रुटि है कोई या फिर परिवर्तनशीलता है, उसके विभिन्न स्रोतों के कारण माप का जो परिणाम है उसमें यदि संदेह उत्पन्न हो रहा है या विश्वास की कमी है तो वो हम कहेंगे कि ये माप में अनिश्चितता है, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट है। तो माप की अनिश्चितता मेट्रोलॉजी में एक आधारभूत अवधारणा है, क्योंकि यह माप परिणामों की विश्वसनीयता और सटीकता का आकलन करने का एक तरीका प्रदान करती है। माप की अनिश्चितता त्रुटि और परिवर्तनशीलता के सभी स्रोतों को ध्यान में रखती है, यानी जो त्रुटियां हो रही हैं, जो परिवर्तनशीलता के स्रोत हैं, उन सब को ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि माप में अनिश्चितता ना होने पाए। तो जिसमें माप प्रणाली, पर्यावरण और ऑपरेटर के कारण भी सम्मिलित होते हैं, यानी उसमें सारी चीज़ें की माप में अनिश्चितता किस वजह से आ रही है, माप प्रणाली की वजह से, पर्यावरण की वजह से या फिर ऑपरेटर यानी ह्यूमन एरर्स की वजह से उसमें ये इस तरीके की संशय पैदा हो रहे हैं माप में, उन सब को ध्यान में रखा जाता है जिससे कि ये माप की अनिश्चितता ना होने पाए। ठीक है बच्चों, तो त्रुटि और जो परिवर्तनशीलता के विभिन्न स्रोतों के कारण माप के परिणामों में, माप का जो परिणाम निकल के उसमें संदेह या विश्वास की कमी कहलाता है माप की अनिश्चितता। तो माप की अनिश्चितता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो माप प्रणाली की सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी और यथार्थता मतलब एक्यूरेसी, दूसरा पर्यावरणीय परिस्थितियों की स्थिरता, तीसरा ऑपरेटर का कौशल और अनुभव, और अब अगला है अंशांकन और माप प्रक्रियाओं की गुणवत्ता, यानी जो अंशांकन यानी कैलिब्रेशन किया गया है उसकी क्वालिटी कैसी थी, वो ठीक था कि नहीं। तो ये माप की अनिश्चितताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इनको आपको माइंड में जरूर रख लेना है। उसके बाद है उपरोक्त कारकों में, यदि अब इन्हीं को ध्यान से देखें, यही जब कारक है प्रभावित करने वाले, तो यदि हम इनको ठीक कर लें, यानी माप प्रणाली की सुग्राहिता और यथार्थता पर ध्यान दें, पर्यावरणीय परिस्थितियों को स्थिर करने पर ध्यान दें, ऑपरेटर को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दें, कौशल और अनुभव उसके अंतर्गत हो, अंदर हो, और अंशांकन अच्छी गुणवत्ता का करें, माप प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सही हो, तो उपरोक्त कारकों में यदि हम सुधार करके माप की अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। तो यानी उपरोक्त कारक जो प्रभावित करते हैं उनमें हम सुधार कर लें तो वो माप की अनिश्चितता को खत्म कर सकते हैं या हम कम कर सकते हैं। अगला बच्चों टॉपिक है इसी परिभाषा के अंतर्गत इंटरचेंजेबिलिटी, बोलते अंतर विनिमेयता या अंतर परिवर्तनीयता। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, लेकिन मापन के संदर्भ में हम इसको बात करने जा रहे हैं। तो मेट्रोलॉजी में अंतर विनिमेयता से तात्पर्य विभिन्न उपकरणों या पुर्जों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की क्षमता से है, जबकि मापन की यथार्थता एवं विश्वसनीयता प्रभावित न हो। इंटरचेंजेबल मतलब आपस में बदलना, शब्द से नहीं अर्थ समझ में आ रहा है। इंटरचेंजेबल मतलब जिसको आपस में बदला जा सके, आपस में उपकरण हम बदल दें, इसका उसमें लगा दें, उसका इसमें लगा दें, और उसमें यथार्थता यानी जो परिणाम है उसकी यथार्थता और विश्वसनीयता प्रभावित ना हो, तो हम उसको कहेंगे कि इसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण है, या हम कह सकते हैं कि वो इंटरचेंजेबल है। तो मेट्रोलॉजी में इंटरचेंजेबिलिटी या अंतर विनिमेयता क्या है, से तात्पर्य क्या है, विभिन्न उपकरणों या पुर्जों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की क्षमता से है, जबकि मापन की यथार्थता एवं विश्वसनीयता प्रभावित ना हो, उसको कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। और दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं, अंतर विनिमय उपकरण या पुर्जे वे होते हैं जो परफॉर्मेंस और विशेषताओं के मामले में समतुल्य होते हैं, यानी जो काम उसका है एक पार्ट का या उपकरण का, वही दूसरा विशेषता या परफॉर्मेंस उसका है, और उनको आपस में बदल दें, एक दूसरे के स्थान पर लगा दें, तो उससे कोई अंतर ना आए परिणाम में, यानी बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आए, विश्वसनीय रिजल्ट आए, परिणाम आए, रीडिंग आए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इंटरचेंजेबल है, या हम कहेंगे इसमें इंटरचेंजेबिलिटी
या अंतर विनिमेयता का गुण है। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, अंतर विनिमेय उपकरण या पुर्जे वे होते हैं जो परफॉर्मेंस और विशेषताओं के मामले में समतुल्य होते हैं और माप प्रक्रिया में परस्पर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं, वो कहलाते हैं अंतर विनिमेय उपकरण या इंटरचेंजेबल इंस्ट्रूमेंट्स या पार्ट्स, पुर्जे। तो अगला है मेट्रोलॉजी में विनिमेयता यानी अंतर विनिमेयता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह माप प्रक्रियाओं में लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन की अनुमति देता है। अब विनिमय या अंतर विनिमय उपकरणों या पुर्जों को एक दूसरे से आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिससे कई माप प्रणालियों की आवश्यकता कम हो जाती है। तो अंतर विनिमेयता के कारण दक्षता में वृद्धि होती है तथा लागत में कमी आती है। ये हो गए, सारी परिभाषाएं हो गई जो सिलेबस में लिखी थी। लास्ट टॉपिक इसमें और है जो सिलेबस में आपके लिखा है, वो है मानकीकरण एवं मानकीकरण संगठन यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मेट्रोलॉजी में मानकीकरण से तात्पर्य माप प्रणालियों, उपकरणों और तकनीकों के लिए मानकों के विकास और क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन से है। मानकीकरण से तात्पर्य क्या है, माप प्रणालियों, उपकरणों और तकनीकों के लिए मानकों का विकास और उनका क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन ही क्या कहलाता है, मानकीकरण। मानकीकरण, मेट्रोलॉजी में मानकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि माप यथार्थ, सटीक व सुसंगत है। तो ये बहुत इसका जो है तो महत्व है क्योंकि इसी के द्वारा अगर मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन का पालन नहीं करेंगे तो ना तो मापन यथार्थ होगा, ना सटीक होगा और ना ही सुसंगत होगा। तो मानकीकरण जो है आमतौर पर मानकीकरण संगठनों द्वारा किया जाता है जो स्वतंत्र निकाय हैं जो माप के विभिन्न पहलुओं के लिए मानकों को विकसित और मेंटेन रखते हैं, जिसमें शब्दावली, मापन से संबंधित शब्दावली, माप की इकाइयाँ, अंशांकन प्रक्रियाओं और परीक्षण विधियां भी सम्मिलित होती हैं। यानी कि ये जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो एक स्वतंत्र निकाय होते हैं और मानकों को विकसित करते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा वो शब्दावली भी विकसित करते हैं, माप की इकाइयाँ विकसित करते हैं, कैलिब्रेशन जो प्रोसेस है उनको और परीक्षण विधियाँ हैं उनका भी विकास करते हैं। तो ये सब काम कौन करते हैं, मानकीकरण संगठन यानी कि स्टैंडर्डाइजिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो मानकीकरण संगठन मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए मार्गदर्शन यानी गाइडेंस, पेशेवर जो होते हैं उनके लिए मार्गदर्शन यानी गाइडेंस का काम करते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण का और प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इनके द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके द्वारा आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनसे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं यानी प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। तो ये सारा काम ये लोग करते हैं और इससे मानकों को लागू करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मदद मिलती है। तो मानकीकरण ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि माप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए सटीक, विश्वसनीय और पता लगाने योग्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में कुछ प्रमुख मानकीकरण संगठन है। सबसे पहला तो आप नाम जरूर सुने होंगे, ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। तो ये क्या है, ISO के बहुत सारे मानक होते हैं लेकिन मेट्रोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित और प्रकाशित करता है। इनकी वेबसाइट भी है, आपने विजिट की होगी, नहीं की होगी तो जरूर कर लीजिए। तो ISO मानक माप प्रणाली, परीक्षण प्रक्रियाओं और डेटा विश्लेषण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो ISO बहुत बड़ा संगठन है, इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के नाम पे जाना जाता है, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म ISO। इसका फुल फॉर्म हिंदी में इसका नाम सारा जरूर पता रखिए और इसका सबसे पहले नाम लिखना है जो एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है जो कि इस दिशा में काम कर रहा है। तो मेट्रोलॉजी के साथ साथ में ये और भी कई क्षेत्रों में ये मानक निर्धारित करने का और प्रकाशित करने का कार्य करता है। अब इंडिया की हम बात कर ले तो इंडिया में भी बहुत सारे संगठन है, सरकारी संगठन है जो इस प्रकार का काम करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, नाम आपने जरूर सुना होगा। तो भारत
सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो, हिंदी में कहते हैं BIS या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी स्थापना भारत सरकार ने की है, जो विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार, यानी इसकी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय मानकों को विकसित करना, उसको मेंटेन करना, और जिसमें मेट्रोलॉजी से संबंधित मानक भी शामिल है। तो BIS विभिन्न उद्योगों के लिए क्या करता है, अंशांकन यानी कैलिब्रेशन और परीक्षण सेवाएं प्रदान करता है, और मेट्रोलॉजी से संबंधित कई भारतीय मानकों को भी इन्होंने विकसित किया है। दूसरा हम बात करें तो नेशनल फिजिकल लैब यानी NPL उसको शॉर्ट में कहते हैं, भारत में माप विज्ञान के मानकीकरण के लिए जिम्मेदार ये प्राथमिक संगठन NPL यानी नेशनल फिजिकल लैब है, जो नई दिल्ली में स्थित है। NPL क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, उसका एक हिस्सा या पार्ट है, और विभिन्न भौतिक मात्राओं के लिए माप के राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है NPL यानी नेशनल फिजिकल लैब। तीसरा है बच्चों लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इसको LMD कहते हैं शॉर्ट में। तो ये क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग यानी कि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट LMD की भी स्थापना की है, जो भारत में कानूनी मेट्रोलॉजी मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पांचवा है बच्चों द इंडियन नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब यानी NABL इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो NABL क्या है, प्रयोगशालाओं में मेट्रोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट अंशांकन यानी कैलिब्रेशन और परीक्षण गतिविधियों को करने की उनकी क्षमता के लिए मान्यता देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संगठन है NABL यानी द इंडियन नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लैब्स। तो ये हो गया बच्चों, ये सारे संगठन हैं। एक हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपने पहले भी नाम सुना है ISO के बारे में, और 4 संगठन इंडियन जो भारतीय जो मानक संस्थान है उनके बारे में बात की, जो मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे जो टॉपिक्स थे सिलेबस के अनुसार वो हमने कवर किए। उम्मीद करता हूं कि आपने साथ ही साथ नोट्स बना लिए होंगे और पूरा चैप्टर अपना कवर कर लिया होगा। आगे चल करके यही नोट्स आपके काम आने वाले हैं, यही जो आप नोट्स बना करके रखेंगे परीक्षा में पढ़ने के और आगे की तैयारियों में भी आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। इसलिए नोट्स जरूर बनाइए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताइए, ताकि आगे चलकर मैं एक लेक्चर लूंगा जब पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज खत्म करके, तो सारे डाउट्स को मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा, या कोई टॉपिक आपको न समझ में आया हो तो उसको मैं दोबारा भी रिवाइज करा दूंगा, रिपीट करा दूंगा। तो ये बच्चों पहला चैप्टर खत्म हुआ। आपको मैं शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, पूरे वीडियो में फिर पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। इसी तरह से लगातार हम तैयारियां करते रहेंगे। शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।